हेलो फ्रेंड्स, राय सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो डेडिकेटेड है इग्नू एमबीए एमएमपीएफ 1 के असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें मैं डिफरेंट इन्वेंट्री मॉडल्स को एक्सप्लेन करूंगा जो डिमांड अनसर्टेनिटी के केस में यूज किए जाते हैं और जो डिमांड अनसर्टेनिटी को एड्रेस करते हैं, डिमांड अनसर्टेनिटी के फैक्टर को कंसीडर करते हैं और इसको कंसीडर करने के बाद ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री, जो इन्वेंट्री का एक ऑप्टिमम लेवल है, उसको अचीव करते हैं। दोस्तों, मैं होप करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इनेबल होंगे अपने वर्ड्स में असाइनमेंट में कुछ लिखने के लिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में आते हैं तो आप कुछ लिख सकेंगे और ये कंटेंट थ्रू आउट द लाइफ आपको मेमोराइज रहेगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इन्वेंट्री मॉडल्स that are used to address the issue of uncertainty in demand while deciding optimum level of inventory। तो हमें ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री को निकालने के लिए डिफरेंट इन्वेंट्री मॉडल्स का यूज करते हैं। उसमें उन मॉडल्स को एक्सप्लेन करना है जिनके द्वारा डिमांड अनसर्टेनिटी को एड्रेस किया जाता है, डिमांड अनसर्टेनिटी का फैक्टर जो है वो कंसीडर करके ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री निकाला जाता है। जो दोस्तों सबसे ट्रेडिशनल मॉडल है जिसमें डिमांड अनसर्टेनिटी को हम कंसीडर नहीं करते हैं और सबसे फेमस मॉडल है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। इस मॉडल में क्या करते हैं, हम एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री अचीव करते हैं जिससे कि कॉस्ट ऑफ कैरिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग इन्वेंट्री ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं और हम एक ऑप्टिमम इन्वेंट्री का लेवल अचीव करते हैं जिससे जो हमारी कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाती है और ऑप्टिमम कॉस्ट का एक लेवल हम अचीव कर लेते हैं। किस मॉडल से? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल से। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि आइडियल केस में तो डिमांड का एग्जैक्ट जो इवैल्यूएशन होता है वो सेलर कर लेता है, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशंस में डिमांड काफी अनसर्टेनिटी से भरी होती है। डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को इंपैक्ट डालते हैं और डिमांड काफी अनसर्टेन होती है। तो इस केस में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल, जो कि कंप्लीटली एज्यूम करता है कि डिमांड जो है वो सर्टेन होगी, डिमांड में कोई अनसर्टेनिटी नहीं होगी, तो डिमांड की अनसर्टेनिटी के केस में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो मॉडल है और इससे निकल करके जो इन्वेंट्री का लेवल आता है, ऑप्टिमाइज्ड इन्वेंट्री लेवल होता है, वो फेल हो जाता है। और दो चीजें होती हैं, या तो अगर डिमांड बढ़ गई, जितना एक्सपेक्टेशन थी उससे डिमांड बढ़ गई, तो एक स्टॉक आउट सिचुएशन होती है और जो सेलर है वो कस्टमर की डिमांड को पूरा नहीं कर पाता। और अगर डिमांड सडनली कम हो गई तो जो एक एक्सेस स्टॉक की सिचुएशन आ जाती है जिससे हमारी इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट और ये सारी चीजें काफी बढ़ जाती हैं। तो इन सारी चीजों को एड्रेस, यानी कि डिमांड की जो अनसर्टेनिटी है उसको एड्रेस नहीं कर पाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। इसी के लिए डिफरेंट मॉडल्स का हम यूज करते हैं जिसमें डिमांड अनसर्टेनिटी को एड्रेस किया जाता है। इनको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अगर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को एक एग्जांपल से समझें तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक टेलीविजन डीलर है जो कि एक्सपेक्ट कर रहा है कि 12,000 टीवीज की डिमांड उसको आने वाली है एक साल में, 1 ईयर में। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो मॉडल है उसको लगा करके वो ये एसेस करता है कि जो उसका इन्वेंट्री लेवल है वो 2000 यूनिट का रहेगा और जो रीऑर्डर लेवल है वो 500 यूनिट का रहेगा। यानी कि जैसे ही 500 यूनिट बच जाएंगे उसके बाद वो तुरंत रीऑर्डर करके 2000 यूनिट्स का जो इन्वेंट्री लेवल है वो कंटिन्यूअस मेंटेन करेगा। सपोज करते हैं दोस्तों डिमांड इंक्रीज हो जाती है और जो एनुअल डिमांड हो जाती है वो 20,000 यूनिट की हो जाती है, जबकि वो एक्सपेक्ट कितना किया है? 12,000 यूनिट का। तो जैसे ही ये एनुअल डिमांड 20,000 यूनिट की हो जाती है दोस्तों, तो होगा क्या? ये एक स्टॉक आउट सिचुएशन क्रिएट होगी और जो डीलर है वो अपने कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को, कस्टमर की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएगा और जो उसके पास एक इनकम की अपॉर्चुनिटी थी उसे वो लूज कर देगा, फॉरगो कर देगा, खो देगा। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है ईओक्यू मॉडल की। दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि डिमांड सडनली डिक्लाइन कर जाए और 5,000 यूनिट की ही उसको डिमांड आए एक साल में। इससे क्या होगा दोस्तों? एक एक्सेस स्टॉक की सिचुएशन हो जाएगी उसके पास। जो भी उसने इन्वेंट्री 12,000 रखी हुई है वो सारी की सारी इन्वेंट्री की उसको कैरिंग कॉस्ट देनी होगी और इस केस में भी जो सेलर है, डीलर है, उसका काफी लॉस होगा। तो हम देखते हैं दोस्तों कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल में जो डिमांड अनसर्टेनिटी है उसको कंसीडर न करने के चलते सेलर्स को काफी लॉसेस की प्रोबेबिलिटी होती है।
तो इस चीज को एड्रेस करते हुए कुछ मॉडल्स हैं दोस्तों, जिनको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। कौन कौन से मॉडल हैं? ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल है, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटेड कैश फ्लो डीसीएफ मॉडल है, और डायनेमिक इन्वेंट्री मॉडल है। इसको हम वन बाय वन समझेंगे कि इसमें किस तरह से डिमांड अनसर्टेनिटी के फैक्टर को कंसीडर करके एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री अचीव किया जाता है, जिससे जो सेलर होता है, जो डीलर होता है, वो उसके लॉस में जाने की प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाती है। तो दोस्तों, जो सबसे पहला मॉडल है जो कि डिमांड अनसर्टेनिटी को एड्रेस करता है ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री निकालने के लिए, वो मॉडल है ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल। तो ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल को समझने के लिए सबसे पहले हम ऑप्शंस को समझना काफी जरूरी है। ये एक शेयर मार्केट में टर्म, ये ऑप्शन वाला काफी फेमस है, तो पहले हम इसको उसी लैंग्वेज में समझेंगे और देन हम इस ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल को कैसे इन्वेंट्री एसेस करने के लिए यूज कर सकते हैं, कैसे डिमांड अनसर्टेनिटी को ये एड्रेस करके ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री निकालता है, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ऑप्शन को देखें दोस्तों, तो एक छोटा सा एग्जांपल लें। सपोज हम एक बाइक के शोरूम पे गए हैं और हमें यह लग रहा है कि सरकार बाइक पे जीएसटी 3 महीने के बाद बढ़ा देगी और उस बाइक का प्राइस है वो बढ़ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि उसको अभी ही ले लें। हम गए और हमें सपोज मैरून कलर की बाइक चाहिए, लेकिन जो बाइक का डीलर है वो बोलता है अभी तो बाइक अवेलेबल नहीं है। तो उसे हम क्या कहेंगे कि हमें बाइक अभी दे दो, अभी बुक करा लो, और जब अवेलेबल होगी 1 महीने 2 महीने बाद तो दे देना। क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं कि बाइक का जो प्राइस है वो जीएसटी बढ़ने के चलते कुछ महीने के बाद बढ़ सकता है। तो हमने अभी ही बुकिंग करा ली और उसके बाद 2 महीने के बाद जब जैसे ही वो बाइक आई, तो चूंकि हमने बुकिंग पहले ही करा ली है, तो हम जो भी एक्स्ट्रा मनी है उसको पे करके बाइक को ले सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है दोस्तों, जिसके द्वारा हम काफी इसको यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में। तो ये ऑप्शंस का ही एक एग्जांपल हम समझ सकते हैं। अब इसको हम एक शेयर मार्केट के टर्म में अगर समझे दोस्तों, तो ऑप्शंस क्या होता है? कुछ नहीं दोस्तों, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके द्वारा हम फ्यूचर में कुछ भी खरीद या बेच सकते हैं एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे, जिसकी वैल्यू हमें पहले से ही हमने एक्सपेक्ट कर रखी है कि फ्यूचर में ये होनी है। उसी वैल्यू पे हम उसे खरीद या बेच सकते हैं, इररिस्पेक्टिव कि फ्यूचर में जो भी उसकी वैल्यू हो, जो भी उसकी प्राइस हो। तो इसे ऑप्शन कहते हैं। इसका अगर हम छोटा सा एक एग्जांपल लें दोस्तों, तो सपोज एक शेयर है, किसी कंपनी का शेयर है 200 रुपए का, और एक पर्सन है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि कंपनी जो है प्रॉफिट बनाए, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, वो एक्सपेंशन कर रही है, अपना प्रोडक्ट को बढ़ा रही है, नए नए प्रोडक्ट और नए नए मार्केट में इंटर कर रही है। तो उस कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो 200 से बढ़ करके 500 हो जाएगा 1 महीने के बाद। तो इस एक्सपेक्टेशन में दोस्तों वो क्या कर सकता है, उसके पास ऑप्शन के थ्रू उसे ये चांस मिलता है कि एक छोटा सा प्रीमियम देके वो ये राइट पाले कि 1 महीने के बाद अगर उस कंपनी का शेयर 500 का भी होता है तो भी वो 200 रुपए में वो शेयर खरीद लेगा। जिस तरह से बाइक के केस में हमने देखा कि एक बुकिंग इनिशियली करा देते हैं, उसी तरह शेयर मार्केट में वो एक छोटा सा प्रीमियम पे कर देगा, और उस प्रीमियम को पे करने के बाद उसके पास ये ऑप्शन रहेगा कि 1 महीने के बाद जो 200 रुपए वाला शेयर है, जिसकी आज की प्राइस 200 रुपए है, वो 1 महीने के बाद अगर उसकी प्राइस 500 भी हो गई, 600 भी हो गई, कुछ भी हो गई, तो वो 200 में वो शेयर खरीद सकता है एक प्रीमियम पे करके। तो इस केस में दोस्तों क्या हो गया, 2 सिचुएशंस बनेंगी। या तो 1 महीने के बाद उसकी एक्सपेक्टेशन सही हो और वो 200 का शेयर 500 या 600 का हो जाए, तो वो क्या कर देगा, इजीली 200 रुपए दे करके 1 महीने के बाद 500 का वो शेयर खरीद लेगा, और इस केस में उसे काफी प्रॉफिट होगा। और दूसरी सिचुएशन क्या बनेगी, शेयर मार्केट चूंकि अनसर्टेनिटी से भरा रहता है, तो कोई भी चीज श्योरिटी से गेस नहीं की जा सकती है। यह भी हो सकता है कि जो उसकी गेस है, जो उसका एजम्पशन है, वो गलत हो जाए और 200 का शेयर 100 में मिले। तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, इस केस में चूंकि वो अब 100 रुपए में ऑलरेडी वो 1 महीने के बाद मिल रहा है, तो वो 200 का क्यों खरीदेगा। तो वो कह देगा कि ओके, हमने प्रीमियम पे किया है, उसके पास ऑप्शन है कि अगर वो शेयर 100 रुपए का हो गया है तो वो शेयर ना खरीदे, वो सिर्फ अपना जो प्रीमियम पे किया है उसका वेस्ट हो जाएगा, वो लूज कर देगा, और वो 100 रुपए का जो शेयर है इस केस में नहीं खरीदेगा। तो इस तरह से दोस्तों हम ये देख रहे हैं कि उसका जो इस केस में लॉस होगा, सिर्फ जो भी उसने प्रीमियम पे किया है वो उसका लॉस होगा। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं दोस्तों कि ऑप्शंस के केस में वो अपना
प्रॉफिट तो उसको मैक्सिमम है, लेकिन वो अपना जो लॉस है उसको एक लिमिट के से ज्यादा वो लॉस इनकर नहीं करेगा। और वो लिमिट कितनी है? एक प्रीमियम। तो अपने लॉस को वो लिमिट कर सकता है और प्रॉफिट जो है वो उसका अनलिमिटेड प्रॉफिट ले सकता है ऑप्शन के थ्रू। तो इस तरह से हमने ऑप्शन को समझा। दोस्तों ऑप्शन में एक कॉल और पुट दो चीजें होती हैं, इसमें लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको मैं इजीली यहां पे लिख दिया हूं कि अगर फ्यूचर में कोई बाई करने का राइट, कोई शेयर को या कोई किसी सामान को खरीदने का राइट ले ले, तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉल करना या कॉल ऑप्शन। या खरीदने का अगर वो फ्यूचर में राइट ले ले तो इसे कॉल ऑप्शन कहेंगे। और अगर किसी चीज को सेल करने का, शेयर को या किसी भी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को बेचने का, सेल करने का फ्यूचर में वो राइट ले ले तो इसे हम क्या कहेंगे? पुट ऑप्शन कहेंगे। तो एक चीज और हम यहां पे समझ सकते हैं दोस्तों कि कॉल ऑप्शन में क्या होगा तो उसे फायदा होगा और पुट ऑप्शन में किस कंडीशन में उसको फायदा होगा। सपोज उसने कॉल ऑप्शन लिया है, उसने खरीदने का ऑप्शन लिया है, फ्यूचर में खरीदने का राइट वो लिया है, तो इस केस में दोस्तों कब उसको फायदा होगा? कि अगर उस वस्तु का, उस शेयर का, उस ऑब्जेक्ट का प्राइस फ्यूचर में बढ़ जाए, क्योंकि उसने एक डेफिनेट प्री डिटरमाइंड वैल्यू पे फ्यूचर में उसको ऑलरेडी खरीदने का राइट है वो ले लिया है ऑप्शन, कॉल ऑप्शन के थ्रू। तो उससे अगर वो कम हो जाएगा तब तो उसको लॉस होगा। जो प्रीमियम वो पे किया है वो फिर क्यों ही खरीदेगा? प्रीमियम तक का वो लॉस होगा। लेकिन अगर उस चीज से उसको दाम ज्यादा हो गया, 200 का शेयर उसका 500 का हो गया और उसने खरीदने का राइट लिया है, तो 500 का शेयर जो कि जिसका दाम फ्यूचर में बढ़ गया है वो 200 में ही खरीद लेगा और उसका प्रॉफिट होगा। तो कॉल ऑप्शन के केस में अगर फ्यूचर में उस शेयर का, उस ऑब्जेक्ट का प्राइस बढ़ जाता है तो ऑप्शन होल्डर को फायदा होता है। और पुट ऑप्शन के केस में हमने जाना कि फ्यूचर में वो किस चीज का राइट लेता है? सेल करने का, यानी कि बेचने का। तो फ्यूचर में अगर उस चीज का प्राइस कम हो गया तो उसको फायदा होगा, चूंकि उसने प्री डिटरमाइंड वैल्यू पे उसको बेचने का जो है उसको राइट ले लिया है और उस प्री डिटरमाइंड वैल्यू से उसका प्राइस और कम हो गया, तब तो वो ज्यादा वैल्यू पे बेच सकेगा और प्रॉफिट अर्न करेगा। तो इस पुट ऑप्शन के केस में अगर फ्यूचर में प्राइस डिक्रीज करती है तो फायदा होता है। तो इस स्लाइड में हमने जाना दोस्तों कि ऑप्शंस क्या होता है। ऑप्शन कुछ नहीं दोस्तों, एक फ्यूचर में कोई प्री डिटरमाइंड प्राइस पे किसी ऑब्जेक्ट को, किसी शेयर को परचेज करने का, बाई करने का या सेल करने का उस एक राइट होता है ऑप्शन। अगर उसको बाई करने का राइट हम ले लें तो इसे कॉल ऑप्शन कहेंगे, सेल करने का राइट ले लें तो इसे हम पुट ऑप्शन कहेंगे। कॉल ऑप्शन के केस में अगर फ्यूचर में प्राइसेस इंक्रीज कर जाती हैं, यह बेनिफिशियल होता है ऑप्शन होल्डर के लिए। पुट ऑप्शन के केस में अगर फ्यूचर में प्राइस डिक्रीज कर जाती है तो यह बेनिफिशियल होता है ऑप्शन होल्डर के लिए। अब हम इस स्लाइड में दोस्तों ऑप्शन समझे। नेक्स्ट स्लाइड में इस ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री अचीव करने में, डिमांड अनसर्टेनिटी को एड्रेस करने में, यह हम देखेंगे। तो दोस्तों अब हम समझेंगे कि ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल का यूज करके कैसे एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री अचीव किया जा सकता है, कैसे यह डिमांड अनसर्टेनिटी को एड्रेस करता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे दोस्तों। अगर एक डीलर है, एक डीलर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में उसकी जो इन्वेंट्री है उसकी डिमांड बढ़ेगी और इस एक्सपेक्टेशन में वो एक एडिशनल इन्वेंट्री ले लेता है और वो ऑप्शन में पुट ऑप्शन को चूज करता है, पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जाता है। तो अब उसके पास पुट ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों। तो पुट में हमने जाना क्या होता है कि उसके पास ये राइट है, डीलर के पास ये राइट है कि फ्यूचर में वो अपने इन्वेंट्री को एक प्री डिटरमाइंड वैल्यू पे सेल कर देगा, बेच देगा। तो अब दो कंडीशंस हो सकती है दोस्तों। फ्यूचर में उसकी एक्सपेक्टेशन के अपोजिट हो जाए, जो डिमांड है वो डिक्रीज कर जाए, जो प्राइस है वो डिक्रीज कर जाए। तो इस केस में चूंकि उसके पास क्या है, ऑप्शन है, उसने पुट ऑप्शन को लिया है, डिमांड डिक्रीज होती है, प्राइस डिक्रीज भी होती है, तो भी वो अपनी इन्वेंट्री को एक जो प्री डिटरमाइंड वैल्यू है, प्री डिटरमाइंड प्राइस है, जिसको उसने पुट ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डिसाइड किया है, उस दाम पर उसको बेच सकता है और उसको लॉस नहीं होगा। दूसरा केस क्या हो सकता है दोस्तों, उसकी एक्सपेक्टेशन सही हो जाए और जो इन्वेंट्री है उसकी डिमांड बढ़ जाए, उसकी प्राइस बढ़ जाए। तो इस केस में उसको सिर्फ क्या नुकसान होता है दोस्तों, जो भी उसने प्रीमियम पे किया है उतने का नुकसान होता है। वो हायर रेट पे, हायर प्राइसेस पे अपनी जो इन्वेंट्री है उसको बेच सकता है।
तो इस तरह से हमने देखा दोस्तों कि ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल का यूज करके कैसे जो है इन्वेंट्री डिमांड अनसर्टेनिटी को वो एड्रेस करके अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकता है। उसका प्रॉफिट तो मैक्सिमम होगा, लेकिन जो लॉस होगा वो जो भी उसने छोटा सा प्रीमियम पे किया है पुट ऑप्शन को लेने में, उतना ही लॉस वो लिमिट कर देगा और जो प्रॉफिट है उसका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से हमने समझा कि ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल से ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री कैसे अचीव करते हैं। दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट मॉडल है वो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल है। यह भी एक ऐसा मॉडल है जो कि डिमांड अनसर्टेनिटी को एड्रेस करके जो ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री है उसको बताता है। इस मॉडल को समझने के सबसे पहले हमें दोस्तों डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग क्या होती है, इनके बीच का क्या डिफरेंस होता है, यह पता होना चाहिए। हम सभी दोस्तों बैंक जाते हैं, कुछ पैसे जमा करते हैं, कुछ टाइम के बाद कंपाउंडिंग होकर के हमें वो पैसे वापस मिलते हैं। तो कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट से हम फेमिलियर हैं ऑलरेडी। अगर हम प्रेजेंट वैल्यू से कोई फ्यूचर वैल्यू प्राप्त करना चाहें तो हम कंपाउंडिंग का यूज करके प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसका हम ठीक अपोजिट करें, अगर हम फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू को प्राप्त करना चाहें तो वहां पे हम डिस्काउंटिंग का यूज करते हैं। इसका सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला होता है दोस्तों कंपाउंडिंग का, हम सभी ने पढ़ा है। ठीक उसी का अपोजिट अगर हम प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू में पाना चाहें तो जो हम कंपाउंडिंग का फार्मूला यूज करते हैं, ठीक उसी का अपोजिट हम फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू को पाने के लिए डिस्काउंटिंग का फार्मूला यूज कर सकते हैं। उस पे हम नहीं जाएंगे, वो मैथमेटिकल फार्मूला है। यहां पे हम थ्योरेटिकल पार्ट, सिर्फ कॉन्सेप्ट को अगर समझ लें तो हमें डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड पता लग जाएगा। अब इसमें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि क्या करते हैं। सपोज एक डीलर है जो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसकी डिमांड जो है वो इन फ्यूचर बढ़ने वाली है, तो वो सबसे पहले डिफरेंट जो प्रोबेबल डिमांड है, प्रोबेबल इन्वेंट्री लेवल है, उसको वो सजेस्ट करता है, उसको वो सेलेक्ट करता है। सपोज उसने सेलेक्ट किया 500 लेवल ऑफ इन्वेंट्री, फर्दर डिमांड बढ़ने से 1000, फिर उसके बाद डिमांड बढ़ने से 15। इस तरह से उसने 500, 1000 यूनिट्स, 1500 यूनिट्स, 2000 यूनिट्स, 2500 यूनिट्स, डिफरेंट जो इन्वेंट्री लेवल्स हैं उसने सबसे पहले एस्टिमेट किया। डिफरेंट लेवल ऑफ इन्वेंट्री इसको हम बोल सकते हैं, जो भी डिफरेंट प्रोबेबल लेवल ऑफ इन्वेंट्री बोल सकते हैं। ये सारा एस्टिमेट फर्स्ट स्टेप में उसने लगाया। इसके बाद जो सेकेंड स्टेप उसका होता है दोस्तों, चूंकि वो एडिशनल इन्वेंट्री लेगा तो उसमें वो एक कैरिंग कास्ट या होल्डिंग कास्ट कवर करेगा, जो कि पैसा उसका बाहर जाएगा और ये एक तरह का कैश आउटफ्लो होगा। और जब तक इन्वेंट्री उसके पास रहेगी तब तक ये एक पीरियड ऑफ टाइम तक उसका स्प्रेड रहेगा। तो उसने कैश आउटफ्लो कैलकुलेट कर दिया। अब डिफरेंट टाइम्स पे उसको इस इन्वेंट्री जब सेल होंगी तो उसको पैसा आएगा, कैश इनफ्लो मिलेगा। तो उसको एक गिवन लेवल ऑफ इन्वेंट्री पे सपोज सबसे पहले उसने 500 लिया, तो 500 लेवल ऑफ इन्वेंट्री पे बहुत सारे उसके कैश इनफ्लोज आए। तो जो भी उसके कैश इनफ्लोज हैं उन सारे कैश इनफ्लोज को जो ये लेवल ऑफ इन्वेंट्री जो प्रोबेबिलिटी है उसकी उसने एस्टिमेट किया है उससे मल्टीप्लाई करके, 500 से मल्टीप्लाई करके टोटल कैश, जो टोटल फ्यूचर कैश इनफ्लो है उनको सबको सम करके हम प्राप्त कर लेते हैं। हमारे पास टोटल फ्यूचर कैश इनफ्लो मिल गया 500 इन्वेंट्री लेवल के लिए, टोटल फ्यूचर कैश आउटफ्लो मिल गया 500 इन्वेंट्री लेवल के लिए। अब टोटल फ्यूचर कैश इनफ्लो को, टोटल फ्यूचर कैश आउटफ्लो को, इन दोनों को हम प्रेजेंट वैल्यू इनकी निकाल देते हैं उस फार्मूले का यूज करके, और हमें क्या मिल जाता है, टोटल वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट प्रेजेंट और टोटल वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो एट प्रेजेंट। तो हम प्रेजेंट वैल्यू हमें मिल जाती है किसकी, कैश इनफ्लो की और कैश आउटफ्लो की। इस प्रेजेंट वैल्यू जो हमें मिली है कैश इनफ्लो में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को माइनस कर देते हैं और जो हमें एक डिफरेंस मिल जाता है 500 इन्वेंट्री लेवल के लिए। ठीक उसी प्रकार 1000 इन्वेंट्री लेवल के लिए भी जो हमने प्रोबेबिलिटी हमारी 1000 इन्वेंट्री लेवल की सपोज हमने सेलेक्ट की है, उसके लिए भी जो कैश इनफ्लो फ्यूचर में आएंगे उस डिफरेंट कैश इनफ्लो से 1000 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो भी डिफरेंट कैश इनफ्लोज आए उन सबको हम सम करके टोटल फ्यूचर कैश इनफ्लो इस केस में निकाल सकते हैं, टोटल फ्यूचर कैश आउटफ्लो इस केस में भी निकाल सकते हैं।
अब जो दोनों हमारे कैश, फ्यूचर कैश इनफ्लो और फ्यूचर कैश आउटफ्लो टोटल आए हैं, उनको हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो निकाल सकते हैं। ठीक लास्ट जैसे हमने किया था, जो भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो है उसमें से हम माइनस करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लो निकाल करके जो भी एक डिफरेंस है उसको निकाल देते हैं। इसी तरह से डिफरेंट इन्वेंट्री लेवल के लिए हम ये डिफरेंसेस कैलकुलेट कर लेते हैं। जिस इन्वेंट्री लेवल के लिए जो ये डिफरेंस है सबसे ज्यादा होता है, वही इन्वेंट्री लेवल ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री होता है एज पर डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल। तो इस तरह से हमने समझा कि किस तरह से डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल से हम ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री निकालते हैं। दोस्तों 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहले स्टेप में हम सारे जो भी हमने एस्टिमेट किया है इन्वेंट्री लेवल्स उसको एस्टिमेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 500, 1000, 1500, 2000। अब हम एक इन्वेंट्री लेवल को पकड़ते हैं 500। उस 500 के लिए जो भी फ्यूचर कैश इनफ्लोज आए उनको 500 जो ये हमारी डिमांड की प्रोबेबिलिटी है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो भी वैल्यू आई उसको सम करके डिफरेंट वैल्यूज को टोटल फ्यूचर कैश इनफ्लो हम निकाल देते हैं। इसी तरह से हम टोटल फ्यूचर कैश आउटफ्लो निकाल देते हैं 500 के इन्वेंट्री लेवल के लिए। इनको हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो निकाल देते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लो निकाल देते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लो माइनस करके ये हम डिफरेंस निकाल देते हैं प्रेजेंट वैल्यू में। इसी तरह से 1000 इन्वेंट्री लेवल के लिए सेम काम करके डिफरेंस निकाल देते हैं, 1500 के लिए निकाल देते हैं। डिफरेंट इन्वेंट्री लेवल के लिए हम डिफरेंस निकाल के एक सीरीज ऑफ डिफरेंस हमें मिल जाती है। इस डिफरेंस की सीरीज में जिस भी इन्वेंट्री लेवल के लिए यह डिफरेंस मैक्सिमम होता है वही इन्वेंट्री लेवल हमारा ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री होता है। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट इन्वेंट्री मॉडल है वो डायनामिक इन्वेंट्री मॉडल है। इसके पहले जो भी हमने इन्वेंट्री मॉडल्स पढ़े, ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल देखा, उसके बाद डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल देखा, ये सारे मॉडल जो हैं वो सिर्फ डिमांड अनसर्टेनिटी को एड्रेस करते थे। लेकिन जो डायनेमिक इन्वेंट्री मॉडल है ये एक और उससे भी एक स्टेप आगे है और ब्रॉड मॉडल है। ये सिर्फ डिमांड अनसर्टेनिटी को ही नहीं बल्कि डिमांड अनसर्टेनिटी के साथ जो भी डिफरेंट और अदर भी अनसर्टेनिटी के फैक्टर्स हो सकते हैं उन सबको अपने अकाउंट में लेता है, उन सबको कंसीडर करता है। जैसे डिमांड अनसर्टेनिटी के अलावा जो डिलीवरी पीरियड है, जिस पीरियड में हमें माल मिल रहा है या हम कस्टमर को दे रहे हैं वो भी अनसर्टेन होता है, उस डिलीवरी पीरियड की भी अनसर्टेनिटी को एड्रेस करे। स्टोरेज कास्ट भी टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है तो स्टोरेज कास्ट की भी अनसर्टेनिटी को ये कवर करता है। कास्ट ऑफ स्टॉक आउट, कोई भी ऐसा मॉडल है जिसमें ये श्योरिटी नहीं होती कि स्टॉक आउट की जो सिचुएशन है बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी, तो अगर स्टॉक आउट होता है तो उसकी भी जो कास्ट होती है उसको भी अगर कंसीडर करे, उसकी अनसर्टेनिटी को भी कंसीडर करता है। तो डायनेमिक इन्वेंट्री मॉडल जो है वो डिमांड अनसर्टेनिटी के साथ साथ जो डिफरेंट अदर अनसर्टेनिटी के फैक्टर्स हैं सच दैट स्टोरेज कॉस्ट, डिलीवरी पीरियड में अनसर्टेनिटी जो है, स्टॉक आउट कॉस्ट, ये सारी डिफरेंट अनसर्टेनिटीज को जो कंसीडर करता है उसे हम डायनेमिक इन्वेंट्री मॉडल कहते हैं। ये दोस्तों एक काफी कॉम्प्लेक्स ऑप्टिमाइजेशन मॉडल होता है क्योंकि इसमें डिफरेंट अनसर्टेनिटी के फैक्टर्स होते हैं क्योंकि और ये एक साथ उन सबको डील करता है। इसमें दोस्तों मेनली सिमुलेशन टेक्निक का यूज करते हैं जिसमें बहुत सारे डेटा होते हैं, बहुत सारे डेटा सेट्स होते हैं और सबके लिए हम डेटा सेट के लिए डिफरेंट कंक्लूजन ड्रा करके हम अपना एक फाइनल कंक्लूजन ड्रा करते हैं। डिफरेंट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए वेरियस नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करके, वेरियस नंबर ऑफ ट्रायल्स करके, वेरियस नंबर ऑफ डेटा सेट्स का यूज करके हम सिमुलेशन टेक्निक का यूज करके जो हमारा फाइनल रिजल्ट है उसे हम डायनेमिक इन्वेंट्री मॉडल के थ्रू प्राप्त करते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों ये 3 स्टेप्स इसमें होते हैं। जो सबसे पहला स्टेप है, जो भी अनसर्टेन वेरिएबल है हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये अनसर्टेन वेरिएबल बिजनेस टू बिजनेस डिफरेंस हो सकता है। उसमें अगर हम मेनली बात करें तो जिसको मैंने बताया ऊपर, सबसे पहला अनसर्टेन वेरिएबल तो डिमांड ही है जिसपे हम बात कर रहे हैं, डिमांड अनसर्टेनिटी है। स्टोरेज कॉस्ट की भी अनसर्टेनिटी हो सकती है, डिलीवरी पीरियड की भी अनसर्टेनिटी हो सकती है, स्टॉक आउट की भी जो कॉस्ट होती है उसकी भी अनसर्टेनिटी। तो ये डिफरेंट अनसर्टेन जो वेरिएबल्स हैं सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करते हैं। अब
सारे जो हमने डिफरेंट अनसर्टेन वेरिएबल लिए हैं, हर एक अनसर्टेन वेरिएबल के लिए जो भी प्रोबेबिलिटी इनके साथ एसोसिएटेड होती है उसको हम एस्टिमेट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वाला जो हमारा मॉडल था डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल, तो उसमें हमने जो डिमांड अनसर्टेनिटी की प्रोबेबिलिटी थी, जो 1000 यूनिट 1500 यूनिट्स वाला एग्जांपल लिया था, उसको हमने देखा था। उसी तरह से सारे जो भी डिफरेंट अनसर्टेन वेरिएबल्स हैं उनसे जो एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी है उसको हम एस्टिमेट करते हैं। और लास्ट स्टेप में हम ये इवेल्युएट करते हैं कि ये जो इनका जो बिहेवियर है, ये कॉस्ट और बेनिफिट पे, ये अनसर्टेन बिहेवियर्स का जो भी अनसर्टेन वेरिएबल्स हैं उनका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है कॉस्ट और बेनिफिट पे एक डिफरेंट लेवल ऑफ इन्वेंट्री के लिए। और सारे लेवल ऑफ इन्वेंट्री के लिए हम इसको इवेल्युएट करके जिस लेवल ऑफ इन्वेंट्री के लिए ये सबसे हमें बेस्ट इंपैक्ट डालता है कॉस्ट और बेनिफिट को, वही हमारा जो लेवल ऑफ इन्वेंट्री होता है वो ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री होता है दोस्तों। तो इस तरह से हमने जाना कि डायनेमिक इन्वेंट्री मॉडल का यूज करके कैसे हम जो ऑप्टिमाइज्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री है उसको अचीव कर सकते हैं। सिंपल है दोस्तों, डायनेमिक इन्वेंट्री मॉडल सिर्फ डिमांड अनसर्टेनिटी को ही नहीं, जबकि डिमांड अनसर्टेनिटी के साथ साथ अगर डिलीवरी पीरियड की अनसर्टेनिटी है, कॉस्ट स्टॉक आउट की कॉस्ट की अनसर्टेनिटी है, स्टोरेज कॉस्ट की अनसर्टेनिटी है, और भी डिफरेंट अनसर्टेनिटी के जो वेरिएबल हैं उन सबको एड्रेस करता है। ये एक कॉम्प्लेक्स ऑप्टिमाइजेशन मॉडल होता है। इसमें सिमुलेशन टेक्निक का यूज करते हैं, बहुत सारे डेटा सेट्स लेते हैं, उन पे हम वेरियस ट्रायल्स करते हैं और जो भी रिजल्ट आता है उसको देख के कंक्लूजन करते हैं। इसमें 3 स्टेप होते हैं डायनेमिक इन्वेंट्री मॉडल में। सबसे पहले स्टेप में जो भी हमारे डिफरेंट अनसर्टेन वेरिएबल्स हैं उनको एस्टिमेट करते हैं। अब उन डिफरेंट अनसर्टेन वेरिएबल्स से जो भी एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज हैं उनका एस्टिमेशन करते हैं। और फाइनली जो लास्ट स्टेप है, हर एक अनसर्टेन बिहेवियर का जो भी कॉस्ट, जो भी हमारा डिफरेंट इन्वेंट्री लेवल्स लिया है, हर एक लेवल के लिए हम कॉस्ट और बेनिफिट पे जो भी ये इंपैक्ट डाल रहे हैं उसकी स्टडी करते हैं। और जिस लेवल के लिए कॉस्ट और बेनिफिट पे इंपैक्ट सबसे अच्छा होता है वही हमारा ऑप्टिमाइज्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री होता है दोस्तों। तो मैं होप करता हूं दोस्तों अब आपको ये कंप्लीटली समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, मेरा ये छोटा सा प्रयास अगर अच्छा लगा तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।